हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ट्यूटोरियल्स एकेडमी। जैसा कि सेल ईटीएचआर का एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है 29 जनवरी 2023। सो स्टूडेंट्स की नीड को देखते हुए और पीएसयू की एग्जाम पैटर्न को देखते हुए हमने 1000 क्वेश्चंस का एक क्रैश कोर्स आप सभी के लिए शुरू किया है, जिन क्वेश्चंस में सारे 10 मिनट जो कि हमारे कोड 55 दैट इज ईटीएचआर के सिलेबस में है, सारे कवर होते हैं। ठीक है, और ये कोर्स आज हम शुरू कर रहे हैं और दिस इज टुडे इज फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और हाँ, आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो पीएसयू ईटीएचआर का सिलेबस है वो यूजीसी नेट कोड 55 के सिलेबस का सेम ही है, राइट? So, चलिए, without any further delay, we are starting with today's session. My name is Richa Bharti. I have qualified NET 2 times and I have teaching experience of more than 3 years. So, let's start with question number 1. Arrange the following phases of Hawthorne experiment in the sequence in which they were held. देखिए, Hawthorne experiment जो है वो एक फेवरेट सा क्वेश्चन है, पीएसयूज का भी लिख सकते हैं, यूजीसी नेट का भी लिख सकते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर बनता है, इसलिए आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमें इस जितने भी एक्सपेरिमेंट थे हॉथॉर्न के, उसको एक सीक्वेंस में लाना है और ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था? सबसे पहले हुआ था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या जो कि हुआ था 1924 में। ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ये 1924 से लेकर के 1932 के बीच में हुए थे। ओके, एंड देन इसके बाद हुआ था फर्स्ट नंबर, एंड देन इसके बाद हुआ था रिले असेंबली, और ये हुआ था 1927 टू 1929। ये 1927 तक हुआ था। ठीक है, सेकेंड वन। एंड देन देयर वाज मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम जो कि हुआ था 1928 से 30 तक, थर्ड वन। एंड देन देयर वाज बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन टेस्ट रूम जो कि अराउंड 1930 से 1932 तक हुआ था, फोर्थ वन। और लास्ट में जो एंड में सबसे लास्ट में एक पर्सनल काउंसलिंग हुई थी। सो एज पर दिस अरेंजमेंट वी विल सी our answer should be point number B. मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट बिगिन विथ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। ठीक है, they were conducted at Western Electrical Works in USA between this एल्टन मायो का इसमें प्राइमरी रोल था। एल्टन मायो एंड रोथेलुसेबर्गर का प्राइमरी रोल था। और यहाँ पे 5 एक्सपेरिमेंट है जो कि कंडक्ट किए गए थे और उनके जो कंक्लूजन थे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और कंक्लूजन देखिए कौन कौन से कंक्लूजन थे। सबसे पहले कि सिर्फ अच्छा फिजिकल वर्किंग कंडीशन जरूरी नहीं है कि वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। आपका जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो वर्कर्स को अफेक्ट करते हैं, वो भी वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और जॉब सेटिस्फैक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, राइट? द इनफॉर्मल रिलेशन, वर्कर्स के बीच का आपस का फ्रेंडली रिलेशन भी वर्कर्स के बिहेवियर परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। इफ एनी वर्कर इज एलिनेटेड, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है और उसे किसी क्यूबिकल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अकेले काम करना पड़े तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होगी। ठीक है, comparing to others, so more than the formal relation in the organization. Employees will perform better if they're allowed to participate in decision making, okay, affecting their interest. ठीक, डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। और एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे अगर उनको बिलीव है कि जो मैनेजमेंट है उनके वेलफेयर में इंटरेस्टेड है। ठीक है, when employees are treated with respect and dignity, their performance will improve, right? Financial incentive cannot alone increase the performance. So remember all these points, इनसे भी questions बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव देख करके आप परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा सकते। अगर आप एम्प्लॉयर हो और आप बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक हो, डोमिनेटिंग हो,
तो only financial incentive is not going to work to increase your performance, right? Are we clear about it? Okay, चलिए moving to next question. Arrange the following steps in planning process in which they occur. Planning process जो कि first step है management का, उसमें कौन कौन से steps होते हैं? इससे भी क्वेश्चन बनता है, कभी कभी प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स को कंसोलिडेट करके बस 4 ही स्टेप रहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में प्लानिंग स्टेप को इलैबोरेट करके इनफैक्ट देयर कैन बी मोर देन 10 स्टेप्स। इसीलिए प्लानिंग स्टेप्स का जो बिल्कुल जिस्ट है उसको समझना आपको बहुत जरूरी है। तो प्लानिंग स्टेप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश करते हैं, राइट। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट ये पीडीएफ आपको विजिबल है और मेरी जो आवाज है वो आप तक क्लियरली पहुंच रही है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, चलिए तो सबसे पहले क्या होता है, एक स्टोरी की तरह समझिए। प्लानिंग प्रोसेस में आप ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश करते हो, राइट, कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव। सपोज यू आर द एम्प्लॉयर ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन, तो आपने ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश किया कि 2023 में हमें 10% प्रॉफिट चाहिए, ठीक। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि 10% प्रॉफिट आपको जो चाहिए उसका आप एक प्रीमाइस आप एस्टैब्लिश करोगे। प्रीमाइस क्या होते हैं, प्रीमाइसेस आर दी अजम्पशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर, ठीक है, कि जो भी प्लान हम बनाएंगे उसके हिसाब से हम अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में अगर हम 10% बनाएंगे, 10% ग्रोथ लेंगे तो हमारी कंपनी का जो ओवरऑल रैंकिंग है ये हो जाएगी, हमारी कंपनी का ग्रोथ ऐसा होगा, ठीक है, जो भी है। उसके बाद अगर 10% हमें ग्रोथ चाहिए तो हमारा जो हम किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं 10%, सॉरी 10% प्रॉफिट हम किस तरीके से कर सकते हैं। या तो 10% हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, या तो 10% हम प्रॉफिट कर सकते हैं। प्रॉफिट कैसे करेंगे, हम किसी न्यू एरिया में एक्सपैंड करेंगे, नए कस्टमर को एक्वायर करेंगे। तो क्या क्या कोर्सेस ऑफ एक्शन हो सकते हैं वो हम डिटरमाइन करेंगे, 10% बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड। और उसके बाद फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि कौन कौन सा मेथड सही है, ठीक है। या तो ये मेथड हो सकता है, या तो ये मेथड हो सकता है। तो इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव मेथड हमें लेना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन। उसके बाद जब हम अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर देंगे तो हमें एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन हम करेंगे कि ओके चलो ठीक है, मार्केट एक्सपैंड करते हैं और वहां से 10% ग्रोथ का एक्सपेक्ट करते हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। डेरिवेटिव प्लान्स क्या होते हैं, जो कि मेन प्लान को सपोर्ट करते हैं। कि आपने सोचा कि 10% हमें ग्रोथ करना है थ्रू एक्सपेंशन ऑफ मार्केट इन सम न्यू एरिया, और मान लीजिए वहां पे कुछ दिक्कत आ जाती है, उस न्यू एरिया में फ्लड आ जाता है, कोई डिजास्टर आ जाता है, तो आप क्या करोगे। तो डेरिवेटिव प्लान है कि जो सब प्लान को सपोर्ट कर, जो हमारे मेन प्लान को सपोर्ट करते हैं, कि उस केस में आप क्या करोगे, तो वो यहाँ पे हो जाता है फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान। So based on this, our answer will be point number D. आप देख सकते हो, और इसको मैंने थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है फर्दर कि आपको बिल्कुल याद हो जाए। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को सेटअप करते हैं, प्रीमाइस को डेवलप करते हैं कि प्रीमाइस रिगार्डिंग द फ्यूचर में अजम्पशन रिगार्डिंग द फ्यूचर कि हाँ चलो 10% ठीक है, 10% में हमारी कंपनी की रैंकिंग इतनी बढ़ जाएगी, सच एंड सच। उसका वेरियस अल्टरनेटिव कि 10% अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ से ला सकते हैं, कॉस्ट कटिंग करके या फिर मार्केट एक्सपेंशन करके, ठीक। उसके बाद हम इवेल्युएट करते हैं कि कॉस्ट कटिंग की करना ठीक रहेगा कि मार्केट को न्यू जगह एक्सपेंशन करना ठीक रहेगा। उसके बाद हम एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं कि चलो ठीक है मार्केट एक्सपैंड करते हैं। उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान को, और इनकेस प्लान कुछ दिक्कत आ जाता है तो नेक्स्ट में क्या हो जाता है, डेरिवेटिव प्लान, ठीक है। डेरिवेटिव प्लान को हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैन प्लान थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एडवांस बाय हेनरी फायोल इज एन एग्जांपल ऑफ। गैंग प्लान थ्योरी जो है हेनरी फायोल की, वो किसका एग्जांपल है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लैटरल या फिर नेटवर्क कम्युनिकेशन। यस, इसका आंसर हो जाएगा लैटरल कम्युनिकेशन। हाउ, देखिए एज पर स्केलर चेन क्या होता है, स्केलर चेन बताती है कि कंपनी के सीईओ से लेकर के जो लास्ट लेवल है वहां तक एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए आईटी डिपार्टमेंट है और ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट में भी सेल्स डिपार्टमेंट के एमडी है, एंड देन देयर इज सम वेरियस लेवल, और यहाँ पे सबसे लास्ट वाला लेवल है। सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर इस पर्सन को इस पर्सन से कम्युनिकेट करना है
So he will not go through this route कि भाई आईटी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो हम आईटी डिपार्टमेंट के सीईओ को भेजेंगे और फिर वो सेल्स डिपार्टमेंट को भेजेगा, ऐसा नहीं करेंगे। आईटी डिपार्टमेंट का इस लेवल का पर्सन इस लेवल को डायरेक्टली बोल सकता है कि भाई आईटी डिपार्टमेंट में कुछ इशू हो रहा है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, obviously with the permission of this head, obviously with the permission of CEO, right? So this is what is lateral communication, जो कि communication को short circuit कर देता है। The gangplank refers to an arrangement in which two managers working at same level can communicate with each other. अगर एग्जाम में आता है कि gangplank working a manager with another level, तो वो नहीं होगा। आपको यही है पीएसयू एग्जामिनेशन अगर आपको क्रैक करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और हमारी एकेडमी हमेशा से ही बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे फोकस करती है। गैंग प्लैंक मतलब दो मैनेजर, क्या जरूरी है? दो ही मैनेजर हो, ये नहीं कि बहुत सारे मैनेजर, दो ही मैनेजर हो और सेम लेवल पे कम्युनिकेट करें फॉर क्विक कम्युनिकेशन। किस लिए होता है क्विक कम्युनिकेशन? कि यहाँ तक ऐसे जाएगा, उससे अच्छा कि डायरेक्टली जो मैनेजर से सेम लेवल के आपस में बात कर ले। और ये हमारा कंसर्न है किसका? स्केलर चेन। और स्केलर चेन के बारे में किसने बताया था? हेनरी फॉयल ने। इट इज वन ऑफ द 14 principles of management given by Henry Fayol. Scalar chain refers to the chain of superior ranging from ultimate authority to the lowest authority in the organization. And gangplank जो है वो short circuit कर देता है scalar chain, right? Correct. Next, reinforcement given by removing a noxious or undesirable stimulus from the environment is known as reinforcement theory given by B.F. Skinner, जो कि किसी बिहेवियर को reinforce करने में बस के लिए बताती है। उसके 4 तरीके होते हैं: पॉजिटिव reinforcement, नेगेटिव reinforcement, पनिशमेंट और लास्ट वाला एक्सटिंक्शन। तो अगर हम कोई अनडिजायरेबल स्टिमुलस को रिमूव करके किसी बिहेवियर को reinforce कर रहे हैं, देन व्हाट इट इज नेगेटिव। इसमें आंसर में जो कंफ्यूजन होगा वो होगा पॉइंट नंबर बी ऐसी आया आपको, नेगेटिव reinforcement या फिर पनिशमेंट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसको थोड़ा डिटेल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसमें कि हम बिहेवियर को शेप करते हैं बाय ट्रीटिंग ऑन द स्टिमुलस। स्टिमुलस को ट्रीट करते हैं 4 तरीकों से: रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, डिस्टिंक्शन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे है रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि जो डिजायर्ड बिहेवियर है उसमें हम रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम डिजायर्ड बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं। रीइंफोर्स करना मतलब स्टैब्लिश करना। तो डिजायर्ड बिहेवियर को मतलब जो चीज हमें चाहिए उसके लिए हम रिवॉर्ड दे देंगे, दैट्स इट, है ना। कि जो अगर बार बार हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयज टाइम पे आए, अगर सारे एम्प्लॉयज लेट आ रहे हैं तो हम बोल देंगे कि भाई अगर जो भी एम्प्लॉयज टाइम पे आएगा उसे फ्री में ब्रेकफास्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग एन एम्प्लॉय विद एक्स्ट्रा डेज ऑफ फॉर गुड परफॉर्मेंस इन देयर जॉब। बिल्कुल राइट। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है कि जो चीज द रिमूवल ऑफ एवर्सिव स्टिमुली टू रिइंफोर्स द टारगेट बिहेवियर। जो स्टिमुलाई है जो हमें नहीं चाहिए, अवर्सिव मतलब जो हमें पसंद नहीं, तो जो स्टिमुलाई हमें पसंद है उसे हम हटा देते हैं टू रिइंफोर्स द टारगेट बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, a manager can stop assigning tedious tasks to an employee when the employee starts meeting deadline. अगर employee जो है वो deadline meet कर रहा है तो मैनेजर क्या करेगा कि एम्प्लॉय जब वो डेडलाइन मीट करता ही रहे फ्यूचर में, उसके लिए उसको टीडियस टास्क असाइन करना बंद कर देगा। ठीक है, ताकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे और मीट करता रहे डेडलाइन। उसके बाद आ जाता है पनिशमेंट। पनिशमेंट में क्या होता है? पनिशमेंट में भी जो डिलीवरी होती है, पनिशमेंट में हम क्या करते हैं? अवर्सिव स्टिमुलस को डिलीवर करते हैं। जैसे पनिशमेंट में डांट पड़ती है तो वो क्या हो रहा है कि पनिशमेंट मिलता है तो हम डिलीवर कर रहे हैं अवर्सिव स्टिमुलस को। दिस इज पॉजिटिव पनिशमेंट, क्रिटिसिज्म टू अफेक्ट बिहेवियर, राइट। और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि हम इसमें भी एक प्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव करते हैं। याद रखिए, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या कर रहे हैं? हम रिमूव कर रहे हैं अवर्सिव स्टिमुलाई को। So this is the difference between negative reinforcement and negative punishment. और negative punishment में हम रिमूव कर रहे हैं कोई pleasant stimulus। ठीक है, pleasant stimulus को।
आपको आपको सपोज आपको फ्री लंच मिलता था, ठीक है, और आपको पनिश करना है तो फ्री लंच आपके पास से फ्री लंच हटा दे रहे हैं कि भाई आपको ऑफिस में फ्री लंच नहीं मिलेगा, तो दैट इज अ नेगेटिव पनिशमेंट. यू शुड बी एबल टू नो द डिफरेंस बिटवीन पनिशमेंट एंड एक्सटिंक्शन एंड एनफोर्समेंट एंड एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल दैट्स इट. समझ में आ गया? एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि द लाइक पनिशमेंट, द गोल ऑफ एक्सटिंक्शन इज टू लोअर द अकरेंस ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर. सपोज किसी पर्सन की आदत है मीटिंग में जोक करने की, तो क्या होगा कि अगर वो जोक कर रहा है तो nobody is responding to him, nobody is reciprocating to him, so he will slowly he will understand that this behavior is not liked by anyone, तो उसको वो behavior उसका extinct हो जाएगा. तो like this we practice this extinction. So ये सारे methods हैं, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए. Next, question number 5. Arrange the following management approaches from earliest to latest. Administrative theory, system theory, bureaucratic behavioral science theory. बिल्कुल ये आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको याद हो तो तुरंत बिना टाइम स्पेंड किए आपको बनाना है. एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बाय हेनरी फॉयल इन 1910. सिस्टम थ्योरी बाय बहुत सारे लोगों का नाम आता है इसमें. बॉल्डिंग का नाम आता है, जॉनसन का नाम आता है 1950. ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी 19 by around 1900 मैक्स वेबर. बिहेवियरल साइंस थ्योरी कब आया था? अराउंड 1940 बाय मास्लो ग्रिगोगर. मैस्लो एंड ग्रिगोगर. आपको समझ में आ गया? बस अरेंज करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 3144. ठीक है, ओके, यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट. मैरी पार्कर फॉलेट ने 4 प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन बताए थे. उस पे ये क्वेश्चन है. जितने भी मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, इनफैक्ट आप उनकी थ्योरी को जरूर से पढ़िए. पीएसयूज प्रेफर करते हैं कि आपको मैनेजमेंट थिंकर्स के बारे में अच्छे से पता हो. चेस्टर बर्नार्ड हो गया, टेलर हो गया, फायोल हो गया, इवान पाउलो हो गया, फिर रेंसिस लाइकार्ट हो गए. उन सब के बारे में आप ध्यान से पढ़िए. प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एट अर्ली स्टेजेस. ठीक है, तो और ये दोनों नहीं है. और एज पर दिस आवर आंसर विल बी ABES. मैरी पार्कर फॉलेट का ये 4 हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन. मैरी पार्कर फॉलेट इनफैक्ट इनका काम बहुत जगह आता है. इन्होंने मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन दिया था, बहुत फेमस डेफिनेशन है, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. ये जो डेफिनेशन है मैनेजमेंट का, ये मैरी पार्कर फॉलेट ने ही दिया था. और यस, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी उन्होंने दी है, विन विन सिचुएशन के बारे में बताया है. और मैरी पार्कर फॉलेट ने एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स, ये सब भी फोकस किया है. और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इनका काफी बड़ा रोल है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. मैच द फॉलोइंग, नेम ऑफ द बुक, ऑथर. तो आपको ये बिल्कुल एक लिस्ट बनाइए बुक्स की और ऑथर्स की, जो हर यूनिट में आपको कुछ ना कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और आपको याद करना है. ठीक, and then yes, management and worker, it is written by Ruth Berger and Dixon. Human side of enterprise, yes, ये किसने लिखा है? हाँ, Human Side of Enterprise by Douglas McGregor. and New Patterns of Management, Rensis Likert. The Human Problem of Industrial Civilization, Elton Mayo. Right? And as per this matching, our answer should be yes. Point number B होना चाहिए इसका आंसर 3412. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following is not true in case of system theory of organization? Very 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 important. सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम में इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारा इनपुट हुआ, फिर आउटपुट होता है, और फिर फीडबैक मिलता है, और फीडबैक से फिर इनपुट में अगर कुछ चेंज करने हैं तो इनपुट होता है. दिस इज व्हाट इज सिस्टम थ्योरी. दैट्स व्हाट दिस इज अ सिस्टम एंड दैट इज व्हाट इज सिस्टम थ्योरी. आप इसको एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह कंसीडर कीजिए. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन एन एनर्जेटिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. इनपुट में क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स, मैन पावर, फिर कस्टमर सजेशंस, कुछ भी इनपुट, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट होता है हमारा. आउटपुट क्या होता है? फाइनल फिनिश गुड्स प्रोडक्ट.
द सिस्टम इज फ्लैग्रेंटली ओपन इन इट्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। सिस्टम थ्योरी ओपन होती है तभी तो बाहर से रॉ मटेरियल एक्सेप्ट करती है और मैन पावर एक्सेप्ट करती है, कस्टमर के जो टेस्ट है, कस्टमर को क्या पसंद आएगा, कस्टमर का बिहेवियर उस पर सर्च करती है, उससे इनपुट लेती है, उसके हिसाब से प्रोसेसिंग करती है, राइट। There is no negative entropy in a system which required importing of more energy from the environment than it is expended. देखिए क्या होता है, एक चीज समझिए, एंट्रोपी का क्या कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव एंट्रोपी तब होती है जब कोई सिस्टम ओपन है, जब कोई सिस्टम ओपन है, वी हैव दिस ओपन सिस्टम, राइट, ओपन है और वो ओपन बाहर से एनर्जी को या बाहर से सजेशन को, बाहर से इनपुट को ले रही है और अपने आप को स्टेबल बना रही है, तो वो नेगेटिव एंट्रोपी होती है, ठीक है। नेगेटिव एंट्रोपी में सिस्टम खुद को स्टेबलाइज करता है, स्टेबल करता है, अच्छे से प्रोसेस करता है चीजों को बाहर से इनपुट को लेकर के, ठीक। और तो इन विच इंपोर्टिंग ऑफ मोर एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट देन इज एक्सपेंडेड, जितना उसकी एनर्जी आपस में खर्च होती है उससे ज्यादा वो बाहर से लेता है, खुद को स्टेबल करता है। तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है तो दिस विल बी रॉन्ग, राइट। देयर इज नेगेटिव एंट्रोपी इन अ ओपन सिस्टम, ठीक। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, फॉर होम्योस्टेसिस इन अ सिस्टम द फीडबैक लूप इज एसेंशियल। देखिए होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस मतलब हम जिस स्टेज में हैं हम वहां पर कंफर्टेबल है, हम वहां पे कंफर्टेबल है, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस इन जॉब क्या होता है कि आप कंफर्टेबल हो जाते हो मैनेजर के रोल पे, फिर आपको लगता है सीनियर मैनेजर में बनने में बहुत टेंशन है, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, छोड़ो मैनेजरिटी। तो सिंपल सा होम्योस्टेसिस इन जॉब है। तो होम्योस्टेसिस इन सिस्टम मतलब फीडबैक लूप एसेंशियल है कि फीडबैक जो है वो आपको बताता है कि भाई आपको ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। एंट्रोपी वाली चीजें मैंने यहाँ पे बता दी है। होम्योस्टेसिस मतलब is a term that in a system theory referring to the maintaining balance between internal environment of the system and its surrounding. And in other words, homeostasis is a mechanism that maintains a stable environment despite the change in present external environment. तो जो भी external environment change हो रहा है उसको छोड़ करके हम अपने internal environment में stable है। तो हम फीडबैक लेंगे कि हमें स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए। तो फीडबैक लूप इज एसेंशियल और उसके बाद सिस्टम में होम्योस्टेसिस आ जाएगा, वो अपने आप में इंटरनली स्टेबल होगी और उसके लिए उसे फीडबैक चाहिए होगा कि चलो फीडबैक मिलेगा बाहर के लोगों से, बाहर के लोग अगर अप्रिशिएट करेंगे तो लगेगा चलो बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, तो हम जैसे चल रहे हैं हमें वैसा ही चलना चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आई होप these points are clear and obviously these points are very important. Next question number 9, which is not a principle of hot stove rule of Douglas MacGregor? So yes, very popular question. hot stove rule आप सभी को पता होगा। Advance warning yes, impersonality and impartiality रहती है जब आप hot stove rule को टच करने hot stove को टच करने जाते हो, then the punishment is impersonal and impartial. Consistency बार बार टच करोगे बार बार हाथ जलेगा। Opportunity to defend ये नहीं रहता है, ये नहीं रहता है। तो हॉट स्टोव रूल है किस लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन बाय डॉगलस मैकग्रेगर एंड इट इज देयर कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिनरी एक्शन कैसा रखना चाहिए जिससे कि कोई रिसेंटमेंट नहीं होगा। अगर आप पनिशमेंट देने में बार बार कंसिस्टेंट रहोगे, इम्पर्सनल रहोगे, तो आपको आपके जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसमें रिसेंटमेंट नहीं होगा, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे एक एनालॉजी रहती है, डिसिप्लिन हमारा इमीडिएट होना चाहिए, विथ वार्निंग होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और इम्पर्सनल होना चाहिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सेट ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन इन अ क्लियर एंड लॉजिकल सीक्वेंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम, प्रोग्राम हो जाएगा। देखिए किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पर्टिकुलर टास्क। तो पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जो जो स्टेप्स हम डिसाइड करते हैं एक सीक्वेंस में उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा बैक जाए समझने के लिए, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान्स, दो तरह के प्लान्स होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग और एक होता है सिंगल यूज, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लान क्या होता है? जो नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, एक बार बन गया तो बन गया, जैसे कि बजट है ना, हर साल बजट अलग होता है, टारगेट अलग होता है कंपनी का। और स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन का मेथड, ऑर्गेनाइजेशन का रूल,
ठीक, तो ये जो प्रोग्राम है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है, जैसे कि सपोज अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सी प्लस प्लस में हर एक काम के लिए जो हमारी प्रोग्राम होती है, जो कोडिंग होती है, अलग अलग होती है। तो ये प्रोग्राम जो है वो आप याद रखिए, ये हमारा सिंगल यूज प्लान होता है। रूल्स जैसे नो स्मोकिंग इन फैक्ट्री, ये हमारा स्टैंडिंग प्लान है। पॉलिसी, पॉलिसी क्या हो सकती है कि मामा अर्थ एक कंपनी है हमारी जो काफी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो उसकी पॉलिसी है दैट फॉर एवरी प्रोडक्ट सोल्ड थ्रू देयर वेबसाइट दे विल प्लांट अ ट्री। तो ये उनका ये स्टैंडिंग प्लान है। मेथड्स, मेथड रॉ मटेरियल को क्लीन करने के लिए किसी भी कंपनी में एक ही मेथड होगा जो कि हर साल फॉलो होगा, ये भी रिकरिंग है, तो इट विल बी अ स्टैंडिंग प्लान। तो सिंगल यूज, इसमें बस सिंगल यूज प्लान सिर्फ और सिर्फ एक ही है प्रोग्राम, बाकी सारे स्टैंडिंग प्लान। क्लियर? ठीक है, right? Okay, I hope all these things are easily being understood by you. Question number 11, steps to be taken for selecting salesperson is an example of, अगर आप सेल्स पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हो तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? रूल्स, पॉलिसी, रूल्स, प्रोसीजर, पॉलिसी, मेथड्स। देखिए, इन सबको समझना बहुत जरूरी है। ये सब है क्या, डिफरेंस क्या है? तो जैसा हमने बताया था, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। ठीक है, रूल्स, रूल्स जैसे नो स्मोकिंग इन अ फैक्ट्री, तो वो हो जाएगा स्टैंडिंग प्लान। प्रोसीजर, प्रोसीजर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक लाने के लिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ऐसे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक बनेगा, और वो हमारा सेम ही होगा फॉर एवरी ईयर, राइट? हमेशा जब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी। तो ये भी एक तरह का स्टैंडिंग प्लान है। पॉलिसी, पॉलिसी क्या होती है? एनवायरमेंट फ्रेंडली, हमें कुछ अगर एमिशन करना है फैक्ट्री का तो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ये भी हो जाता है हमारा स्टैंडिंग प्लान। और जो हमारे मेथड्स हो गए, ठीक है, रूल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, ये सारे के सारे इनफैक्ट हमारे स्टैंडिंग प्लान में जाएंगे। मेथड भी हमारा स्टैंडिंग प्लान होगा। मेथड की रॉ मटेरियल को क्लीन कैसे करना है, तो ये भी स्टैंडिंग प्लान में जाएगा। सिंगल यूज प्लान में हमारा क्या आता है? बजट आता है, टारगेट आता है, प्रोग्राम आता है। तो और ये जो अगर हम स्टेप ले रहे हैं सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए, ये एक तरह का प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या होता है? कोई कोर्स ऑफ एक्शन बताता है, कोर्स ऑफ एक्शन बताता है। ठीक है, ये एक तरह का एक्शन गाइडलाइन है कि कोई भी काम को कैसे करना है। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज बताता है क्रोनोलॉजिकली, स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे करना है। तो हम सिलेक्ट पर्सन को तो हम सेल्स पर्सन को कैसे सेलेक्ट करेंगे? पहले एडवर्टाइज देंगे, उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, एंड देन रिटन टेस्ट में भी। तो एक स्टेप बाय स्टेप है, इसीलिए ये प्रोसीजर है। डन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, a structure where products are assigned to two different functional areas, दो अलग अलग फंक्शनल एरियाज में किसी प्रोडक्ट को असाइन किया जा रहा है, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होगा फंक्शनल, क्रॉस फंक्शनल या फिर डिविजनल। बहुत जरूरी है कि आपको इन सबका डिफरेंस पता होना चाहिए। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए ताकि आपको एक्सप्लेन करना इजी हो। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सच एज IT, फाइनेंस, मार्केटिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड तो करते हैं बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और ज्योग्राफी। जैसे कि हमारी HUL कंपनी है, HUL का एक डिवीजन है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, जिसमें टेल्कम पाउडर, शैम्पू एंड ऑल। एक उसका डिवीजन है हाइजीनिक प्रोडक्ट्स। एक उसका में भी डिवीजन है फूड आइटम्स का। ठीक है, तो इस तरीके से या हम डिवाइड करते हैं, या फिर ज्योग्राफी के HUL का एक ब्रांड इंडिया में है, एक ब्रांड पाकिस्तान में है, एक ब्रांड बांग्लादेश में है, एक ऑफिस, एक आउटलेट। तो इस तरीके से जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है वो प्रोडक्ट या फिर ज्योग्राफी के हिसाब से डिविजन्स होते हैं। और मैट्रिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? दो डिफरेंट इंडिविजुअल को ग्रुप किया जाता है बाय 2 डिफरेंट ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव, राइट? जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल है एंड दिस इज लोअर लेवल। ठीक, एंड सपोज यू आर वर्किंग समवेयर हियर, ठीक है, एंड दिस इज योर बॉस, यू आर टेकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिम। ठीक, एंड दिस इज IT डिपार्टमेंट। ठीक, ये IT डिपार्टमेंट है, बट एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग ऑन अ फॉरेन प्रोजेक्ट एज वेल, जो कि आपको कंपनी में मिला है, और ये है फॉरेन प्रोजेक्ट।
और वहां पे भी आप अपनी कंपनी के लिए उस फॉरेन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वहां पे भी एक पर्सन है, आप एट द सेम टाइम आप उसे भी रिपोर्ट कर रहे हो टू कंप्लीट दिस फॉरेन प्रोजेक्ट, ठीक है। सो हेयर दिस इज मैट्रिक स्ट्रक्चर कि आप इससे भी इंस्ट्रक्शन ले रहे हो, अपने बॉस से भी इंस्ट्रक्शन ले रहे हो, अपने सुपीरियर से, और यहाँ पे भी अपने सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन ले रहे हो, तो दिस इज अ मैट्रिक स्ट्रक्चर, राइट। So going back to the question, a structure where products are assigned to two different functional areas. यहाँ पे हमारा दो फंक्शनल एरिया है, एक हमारा अपना डिपार्टमेंट और एक हमारा जो फॉरेन कंपनी से हमारा कोलैबोरेशन हुआ है वो, इसीलिए ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। Question number 13, when a plan is aimed at achieving a special goal and designed to deal with unique non-recurring situation, तो non-recurring situation हमारा सिंगल यूज प्लान होगा, ठीक है। जो स्टैंडिंग प्लान है वो रिकरिंग होता है, पॉलिसी हमारी स्टैंडिंग प्लान है, प्रोजेक्ट हमारा सिंगल यूज प्लान होगा, क्योंकि हर साल कंपनी कुछ नए नए प्रोजेक्ट ले सकती है, वो तो नॉन रिकरिंग होगा। एक साल कंपनी प्रोजेक्ट लेगी कि हमें किसी नई सिटी में स्टैब्लिश करना है, एक साल नेक्स्ट ईयर वो कोई प्रोजेक्ट ले सकती है कि हमें एक नया प्रोडक्ट लाइन स्टैब्लिश करना है, तो प्रोजेक्ट कैन बी डिफरेंट, प्रोजेक्ट कैन बी नॉन रिकरिंग, तो प्रोजेक्ट भी हमारा सिंगल यूज प्लान के अंदर ही आएगा। Done, clear? Okay, these are same things are explained here. Match the following. कौन सी थ्योरी किस पर्सन ने दी है? चेस्टर बर्नार्ड ने एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी दी है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो वर्कर है या फिर सबॉर्डिनेट है वो अपने सीनियर का जो अथॉरिटी है वो एक्सेप्ट करते हैं, डिपेंड करता है, डिपेंड, वो टोटली नहीं एक्सेप्ट करते सीनियर की अथॉरिटी, डिपेंड करता है कि सीनियर ने जो भी काम उनको बताया वो कितना टारगेट ओरिएंटेड है, सीनियर उन्हें कितनी क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा है, तो विद टाइम सीनियर की एडवाइस को, ये सीनियर के ऑर्डर को एक्सेप्ट करने का जो कैपेसिटी होता है वो सबऑर्डिनेट का कैपेसिटी नहीं है, विलिंगनेस, इट इज विलिंगनेस टू एक्सेप्ट सीनियर ऑर्डर, ये वेरी करता है। So that is what is they accept authority depending on various situations. That is what is acceptance theory of authority. मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया था, टेलर ने फंक्शनल फॉर्मैनशिप के बारे में बताया था, जिसमें कि कोई वर्कर है तो अगर कोई काम कर रहा है, किसी सॉफ्टवेयर में कोई काम हो रहा है, बहुत सारे वर्कर हैं, तो कितने फोरमैन होने चाहिए सुपरविजन के लिए, उसे फंक्शनल फोरमैनशिप, यहाँ पे उन्होंने बोला था कि देयर शुड बी 8 फोरमैन और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। वी आर एबल टू रिमेम्बर दिस, राइट। और कर्ट्ज एंड खान ने ओपन सिस्टम थ्योरी के बारे में बताया था, जिसके बारे में हमने भी पहले डिस्कस किया। सो विद दिस मैचिंग आवर आंसर विल बी यस, माय नंबर डी, ठीक है। वन सेकेंड, I'm just checking if the network connection is fine and my voice is audible. अगर किसी को भी कोई इशू हो रहा है, then you can comment immediately. Okay? Yeah. चलिए. Which is not true about Frank and Lillian Gilbert. Okay? They are a couple, beautiful couple जो कि मैनेजमेंट थिंकर्स भी हैं, उन्होंने अमेजिंग थ्योरी दी है, और जो टेलर का वर्क स्टार्ट हुआ था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, उन्होंने उस पर फर्दर रिसर्च किया और टाइम एंड मोशन स्टडीज के बारे में बताया। एब्सोल्युटली करेक्ट। साइकोलॉजी इन द वर्कप्लेस इज देयर पब्लिकेशन, बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट साइकोलॉजी में नाम आता है किसका? फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट का। Okay, they subdivided workers hand movement into 17 units called thurblings, बिल्कुल सही है। शॉप फ्लोर में वर्कर्स जो काम करते हैं, तो जिस तरह से भी कोई भी काम करने में वो हैंड मूवमेंट जैसे भी करें, लेफ्ट हैंड को राउंड घुमाया, राइट हैंड राउंड घुमाया, या कम ज्यादा कितने एंगल पे घुमाया, सबको मिला जुला कर उन्हें 17 यूनिट्स बनाया, जिसे थर्बलिंग्स कहते हैं, which is Gilbert pronounced backwards. And they said worker is like child and owner is like father. ये एक पैटर्निस्टिक थ्योरी का सेंटेंस है, और ये तीनों सही है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट ट्रू। इसके ये सेंटेंस एग्जैक्टली किसने बोला था? रॉबर्ट ओवन ने बोला था। रॉबर्ट ओवन इनफैक्ट बिल्कुल 17वीं शताब्दी के वो मैनेजमेंट थिंकर थे, जो कि उनका जो अप्रोच था वो भी काफी बिल्कुल इनोवेटिव था, और वो पैटर्निस्टिक थ्योरी को सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट, रॉबर्ट ओवन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस।
ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन है फंक्शनल फोरमैनशिप का, जिसे टेलर ने बताया था, विच इज वन ऑफ द टेक्निक. फंक्शनल फोरमैनशिप इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट. और गैंग बॉस में क्या होता है? गैंग बॉस जो होता है वो मशीन्स, मटेरियल एक्सेट्रा को अरेंज करता है, ठीक है, अवेलेबल करता है. स्पीड बॉस देखता है कि स्पीड ठीक ठाक तो चल रही है, मेंटेनिंग स्पीड एंड रिमूवल ऑफ डिले इन प्रोडक्शन. और रिपेयर बॉस जो होता है वो मेंटेन करता है मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट को, ठीक है. सो विद दिस मैचिंग आवर आंसर विल बी यस, पॉइंट नंबर बी. वी शुड रिमेंबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अगर फंक्शनल फोरमैनशिप की बात हो रही है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 लोग होते हैं: स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, मेंटेनेंस फोरमैन और गैंग बॉस, राइट. और प्लानिंग डिपार्टमेंट में हर साल इससे क्वेश्चन आता है, सो वी शुड नॉट फॉरगेट इट. प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो 4 लोग होते हैं वो कौन कौन होते हैं? 3 क्लर्क और 1 डिसिप्लिनेरियन. तो 3 क्लर्क और 1 डिसिप्लिनेरियन. डी सीसीसी के बाद डी आता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं. क्लर्क कौन कौन से होते हैं? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और उसके बाद डिसिप्लिनेरियन. ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस. इससे क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता है कि इसमें से कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के में नहीं है, ठीक है, और इसमें से कौन से प्लानिंग डिपार्टमेंट में नहीं है. इस तरह से क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. Which of the following books is not written by Peter Drucker, the great management thinker? Future of Industrial Man भी उन्होंने लिखा है, The Age of Discontinuity भी इन्होंने लिखा है, The Principle of Management, ये तो काफी फेमस बुक है उनकी. The Games People Play, it is written by Eric Berne. पर्सनालिटी पे है ये. हम लोग इस बुक के बारे में यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देखेंगे, ठीक है. या चलिए, क्वेश्चन नंबर 18. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस इन द ऑर्डर इन व्हिच दे ऑकर. ठीक है, तो कंट्रोल प्रोसेस में क्या क्या होता है? देयर आर दीज 7 स्टेप्स. तो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो सारे जितने भी स्टेप्स हैं उसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं. कौन कौन से? एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, मैनेजिंग परफॉर्मेंस, डिटरमाइनिंग एरियाज टू कंट्रोल, ओके, comparing performance against standards, right, taking corrective actions when necessary, adjusting standard and measures when necessary, recognizing good or positive performance. ठीक है, हमने पढ़ लिया. अब हम थोड़ा जज करेंगे, देखेंगे. या ए के बाद ही ई होगा, है ना, ये सब ट्रिक है. एस्टैब्लिश करेंगे स्टैंडर्ड तभी तो कंपेयर करेंगे. तो ऑप्शंस देखेंगे तो ए के बाद ही डी होगा. ए डी और पॉइंट नंबर डी में देखिए डी पहले, तो डी तो पक्का नहीं होगा, ठीक है. उसके बाद भी क्या होगा कि अगर आपको इजीली मिल जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं. ऑप्शन से भी हम चेक करेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें. सबसे पहले तो हम ए है सबसे पहले, यहाँ पे हमें देखा तो भी हम चेक कर सकते हैं कि पहले स्टैब्लिश करेंगे स्टैंडर्ड या फिर देखेंगे कि पहले कौन कौन से एरिया को कंट्रोल करना है. तो ऑब्वियसली पहले हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें किस किस एरिया को कंट्रोल करना है. उसके बाद हम स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करेंगे उसके लिए कि राइट किस किस एरिया में हमें कौन कौन सी जगह पे हमें कंट्रोल फिक्स करना है पहले डिसाइड करेंगे, तभी तो हम उसके लिए स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करेंगे, राइट. तो हमारा सी ए पहले होगा. उसके बाद हम परफॉर्मेंस को मैनेज करेंगे, ठीक ठीक. उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? उसके बाद हम कंपेयर करेंगे. परफॉर्मेंस को हमने देखा है, लोगों को बोला चलो ठीक है भाई परफॉर्म करो, लोग परफॉर्म कर लिए. उसके बाद हमने कंपेयर किया, कंपेयर कर लिया. उसके बाद हाँ, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने रिकॉग्नाइज किया गुड और पॉजिटिव परफॉर्मेंस, और उसके बाद फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस व्हेन नेसेसरी और एडजस्टिंग स्टैंडर्ड व्हेन नेसेसरी. तो काफी लंबा रहेगा, तो बस इसी तरह आपको चेक करना है कि कौन सा आगे पीछे हो सकता है, इससे स्टार्ट होगा और कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, उससे पता करके आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The principle of unity of command is violated है. आपके माइंड में कुछ आना चाहिए. What is scalar chain? What is unity of command? What is span of control? What is unity of direction? See, ये क्रैश कोर्स है, so I am assuming that
कि आप ये यूनिट पढ़ चुके हैं, आपको इस यूनिट का एक बेसिक नॉलेज है, ताकि ये क्वेश्चंस को समझने और सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू टेक इट अ बिट फास्ट, स्लोली। हम एक एक क्वेश्चन को नहीं करवा सकते, हमारे पास काफी टाइम नहीं है, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? वन बॉस, देयर शुड बी वन बॉस, एक सिंगल अथॉरिटी से ही कमांड आनी चाहिए। और जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि आप इस लेवल पे हो, आप एक फॉरेन प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो, तो आपको कमांड यहाँ से भी लेना पड़ रहा है, कमांड यहाँ से भी लेना पड़ रहा है। दिस इज योर डिपार्टमेंट, योर ओन डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। लेकिन फॉर टाइम बिंग आपने ये जो नया प्रोजेक्ट उठाया है, फॉरेन प्रोजेक्ट, उसके लिए आपको यहाँ से भी कमांड लेना पड़ रहा है। सो यूनिटी ऑफ कमांड आपका वायलेट होता है कहाँ पे? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? या Which of the following statement about fatigue is right? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट फटीग सही है? देखते हैं। Fatigue is caused by length of the work period. The speed of the work contributes to fatigue. Okay, ठीक है, बिल्कुल। फटीग क्या होता है? अगर बहुत लंबा काम है तो फटीग होता है, बहुत देर तक काम करना पड़ रहा है। अगर काम बहुत ज्यादा स्लो है तो भी, और काम बहुत ज्यादा फास्ट है तो भी फटीग को कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, द एक्सटेंट ऑफ मसल्स इन्वॉल्व्ड एंड टेंशन अकम्पनिंग द टास्क आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फटीग। बिल्कुल सही। मान लीजिए आपको बार बार या फिर किसी वर्कर को बार बार लेफ्ट हैंड रोटेट करना पड़ रहा है, बार बार, तो क्या हो जाएगा? वहां पे उसके एक ही मसल में टेंशन हो रही है, तो वहां पे भी फटीग होगा। टाइप करना पड़ता है तो बहुत देर तक टाइप करना पड़ रहा है, काफी फास्ट, तो हमारे फिंगर्स में स्ट्रेन आएगा, दैट इज फटीग। Individual differences in terms of strength, stamina, and preparation of individual have no bearing on the incidence of fatigue. इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। कोई वर्कर काफी स्ट्रांग हो सकता है, कोई वीक हो सकता है, तो उसका कोई बेयरिंग होता है कि नहीं ऑन द इंसिडेंस ऑफ फटीग? तीस सेंटेंस गलत है। इट हैज बियरिंग ऑन द इंसिडेंस ऑफ फटीग, यहाँ पे नो नहीं होना चाहिए। अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके से फटीग हो सकता है, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, ए बी सी आर ट्रू, और जो हमारा पॉइंट नंबर डी है वो गलत है, राइट। यस। क्वेश्चन नंबर 21, द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंप्लाइज दैट। स्केलर प्रिंसिपल हमेशा याद रखिए, सीओ है, इसके बाद लोअर लेवल हमारा है एक लेवल, ठीक है। अब लो लेवल तक हम जा रहे हैं, दिस इज द लोएस्ट लेवल। तो एक चेन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए, एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि हर लेवल पे आसानी से बात हो सके। आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, इफ यू आर देयर, तो आप कोई इन्फॉर्मेशन पास करते हो, आप मेल भेजते हो, you send mail to him keeping him in CC, he sends mail to him keeping him in CC। तो एक तरह से क्या हो रहा है, वो स्केलर प्रिंसिपल ही है। तो मैनेजर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैनेजर शुड डायरेक्टली सुपरवाइज ओनली a limited number of subordinates. Line of authority must be clearly defined. All authority must be vested in one single person। क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। A subordinate should have only one supervisor, ये तो यूनिटी ऑफ कमांड है, तो हमारा इसमें पॉइंट हो जाएगा लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, ये कंट्रोल का है। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू स्पैन ऑफ कंट्रोल, राइट। लाइन ऑफ अथॉरिटी हमारा क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। दिस इज पॉइंट नंबर सी होगा इसका आंसर। स्केलर प्रिंसिपल, लाइन ऑफ अथॉरिटी डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, द स्केलर प्रिंसिपल रिफर्स टू अ लीनियर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, लीनियर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एन अनब्रोकन चेन, है ना, ये जो कि मैंने बताया, अनब्रोकन चेन फ्रॉम अपर मैनेजमेंट डाउन टू ऑल एम्प्लॉइज, राइट। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Two different things, one and the same, dependent on each other, more or less convey the same meaning। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन के पीछे एक थ्योरी है, जो कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि बिल्कुल क्लियर हो जा रही है आपको एक्सप्लेनेशन से। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप इमीडिएटली कमेंट कीजिए, ट्यूटोरियल्स एकेडमी के चैट एप्लीकेशन पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, और ताकि हम क्लियर करें आपके डाउट, ठीक।
कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल ही लिटरल मीनिंग, इंग्लिश के लिटरल मीनिंग पे मत जाइए। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बिल्कुल फॉर्मल होता है, जैसे कि आपके बॉस ने आपको बोला कि भाई फलाना डिपार्टमेंट के फलाना पर्सन से कोऑर्डिनेट करके ये काम कंप्लीट करो, ठीक। और कॉपरेशन जो होता है वो होता है इनफॉर्मल। कॉपरेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। इट कैन बी बोथ। फॉर्मल क्या हुआ कि आपने आपको जिस पर्सन के साथ मिल करके आपको पर्सन ए को पर्सन बी के साथ मिलकर के काम करना था, देन देयर इज सम इनफॉर्मल रिलेशन आल्सो, वो होता है कॉपरेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक वाइडर स्कोप होता है, कोऑर्डिनेशन के अंदर कोऑपरेशन की भावना आती है, ठीक है। एक टीम को दूसरी टीम के साथ जब कोऑर्डिनेट करने को कहा जाता है फॉर्मली, तो वहां पे लोग आपस में कोऑपरेट करके काम को कंप्लीट करते हैं। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल हमारा प्रोफेशनल है, दिस इज प्रोफेशनल एंड दिस इज कोऑपरेशन इज इमोशनल इन नेचर। जिस यहाँ पे होता है कि चलो आउट ऑफ सम एम्पैथी हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे यस, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, कॉन्टिन्यूटी होती है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट द वर्क, तो आपको टीम ए और टीम बी के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। लेकिन कॉपरेशन में एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, जानबूझकर आप एसोसिएट होते हैं। तो कॉपरेशन एक फ्रेंडली एसोसिएशन है, कोऑर्डिनेशन फॉर्मल एसोसिएशन है। दैट इज व्हाई दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। कोऑर्डिनेशन के भी वेरियस टाइप्स होते हैं, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, इंटरनल कोऑर्डिनेशन, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन भी मैरी पाकर क्वालिटी दिया था, वो हमने देखा है, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है कॉपरेशन। कॉपरेशन क्या होता है? कॉपरेशन इज द collective effort of group to establish particular objective. It is there, it means helping each other mutually, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हम काम करते हैं ताकि हम कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन ऑफ मैसेज टेक्स प्लेस ड्यू टू। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन मैसेज का क्यों होता है? सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, नन ऑफ द अबव। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी हमारे सिलेबस में है, इसीलिए ये क्वेश्चन है। देखिए, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम एक जजमेंट फॉर्म कर लेते हैं बिफोर लिसनिंग टू द एंटायर मैसेज। पूरा मैसेज सुने बिना ही हम एक जजमेंट फॉर्म कर लेते हैं, और ये क्या होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को डिस्टॉर्ट करता है। हमारा जो जजमेंट है वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये सिमेंटिक बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। क्या है? तो साइकोलॉजिकल बैरियर है। ये हमारी साइकोलॉजी ही है, जो कि मैसेज आया नहीं, आधा ही मैसेज आया और हमने जज कर लिया कि पूरा मैसेज तो ऐसा होगा, राइट। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? सिमेंटिक आप हमेशा मीनिंग समझिए, सिमेंटिक मींस रिलेटेड टू मीनिंग, कि अगर मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है और आपने मैसेज को नहीं समझा तो वो सिमेंटिक बैरियर होगा। Suppose you don't know some language, suppose you don't know, you are not very well versed in Telugu, आपको तेलुगु थोड़ा मोड़ा पता है, मैसेज पूरा तेलुगु में आया और आप ठीक से समझ नहीं पाए कि है क्या, आपने आधा समझा आधा नहीं समझा, तो वो हो जाएगा सिमेंटिक बैरियर। और यहाँ पे तो हम प्री मैच्योर इवैल्यूएट ही कर ले रहे हैं पहले से कि मैसेज तो यही होगा, तो वो हो जाएगा साइकोलॉजिकल बैरियर। यस, एंड दैट द सेम थिंग आई हैव मेंशन्ड है, ओके। Which is true about differential piece weight system. Differential piece weight system का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हमारे ग्रेट मैनेजमेंट थिंकर टेलर ने बताया था डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम के बारे में। और देखिए उनका कहना क्या था, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। पॉइंट नंबर ए, इट इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव टू एफिशिएंट वर्कर, ठीक है। बी, हायर पीस रेट फॉर दोज हु प्रोड्यूस स्टैंडर्ड क्वांटिटी और मोर, ठीक है। सी, lower price rate for those who produce less than standard quantity. D, lower piece rate for those who produce less than or equal to standard quantity. देखिए कितना कितना छोटा छोटा सा डिफरेंस है पॉइंट्स के बीच में, और इससे आपके मार्क्स जा सकते हैं। हायर पीस रेट फॉर देम हु प्रोड्यूस मोर देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ध्यान से देखिए सारे ऑप्शंस को, ठीक। पॉइंट नंबर ए देख लिया, पॉइंट नंबर ए तो पक्का ट्रू ही होगा। बी, हाई किसके लिए है? जो स्टैंडर्ड या उससे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। सी, लो किसके लिए है? जो कि स्टैंडर्ड से लेस प्रोड्यूस करते हैं। डी, लो उसके लिए है जो स्टैंडर्ड के बराबर या स्टैंडर्ड से लेस प्रोड्यूस करते हैं। हाई जो कि स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। ए इज एनीवे करेक्ट। तो टेलर का कहना था कि जो भी पर्सन स्टैंडर्ड को अचीव कर लेता है या स्टैंडर्ड से ज्यादा काम करता है उसको भाई ज्यादा पैसा दो। जो भी स्टैंडर्ड अचीव कर लेता है या उससे ज्यादा का अचीव कर लेता है उसको ज्यादा पैसा दो, और जो हमने स्टैंडर्ड को फिक्स किया उससे अगर वो कम काम करता है तो उसको कम पैसे। There will be two kind of wages। मान लीजिए स्टैंडर्ड है कि 8 यूनिट्स to be produced in a day, तो 8 अगर प्रोड्यूस हो जाता है 9, 10, तो सबको हाई वेज दो, हाई वेज 150 रुपीज, और कोई 7, 6, 5 प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कम वेज दो विच इज 100 रुपीज। ठीक है, तो टेलर का कहना ये था कि हाई पीस रेट को हमेशा इंक्रीज करो, हमेशा एनकरेज करो। स्टैंडर्ड या उससे ज्यादा अगर प्रोड्यूस हो तो ज्यादा से ज्यादा वर्कर को इंसेंटिव दो। राइट, दिस इज व्हाट टेलर वांटेड टू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज ब्रॉड बैंडिंग? ब्रॉड बैंडिंग क्या होता है? तो ब्रॉड बैंडिंग में हम एक फ्लेक्सिबल पे बैंडिंग प्रोवाइड कराते हैं जो कि अलाउ करता है ग्रेट मोबिलिटी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। इसमें ब्रॉड बैंडिंग में बहुत सारे जो ग्रेड पे होता है उसको हम कंसोलिडेट कर देते हैं। देखिए, ब्रॉड बैंडिंग इज अ मेथड फॉर इवैल्यूएशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉब ग्रेडिंग स्ट्रक्चर that exchange a large number of narrow salary ranges for a smaller number of broader salary ranges। क्योंकि एक नैरो सैलरी रेंज होता है कि 10,000 बढ़ेगा, फिर 12,000 होगा, फिर 13,000 होगा, फिर 14,000 होगा, तो इन सबको हम एक ही में ले लेंगे और इन सब की सैलरी हम कर देंगे 15,000। फिर हमारा जो नेक्स्ट रेंज होगा इसमें कि 16,000, 17,000, 18,000, 19,000 जो सैलरी रेंज है उसमें सारे वर्कर्स को लेकर के हम एक ही सैलरी रेंज कर देंगे 20,000। तो हमने यहाँ पे सैलरी का जो रेंज है उसको ब्रॉडबैंड कर दिया है। ठीक है, तो ब्रॉड बैंडिंग एड्स इन एस्टैब्लिशिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन। तो अगर ऐसा होता है तो एनकरेज होते हैं एम्प्लॉय कि अपने ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को ग्रो करें, और अपॉर्चुनिटी जो होती है प्रमोशन की वो भी रिड्यूस होती है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज का इनकरेजमेंट होता है कि वो अपनी स्किल्स को इनकरेज करें। अगर यहाँ पर है तो अगर वो स्किल्स को इनक्रीज करेंगे तो प्रमोशन से उनको बहुत हाई फिर ग्रेड मिलेगा। एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक स्ट्रीमलाइंस hierarchy structure within the organization. Okay, it promotes and facilitates internal movement within the organization and emphasize other attributes of a position other than the pay grade which is already disclosed. Right, अलग अलग एट्रीब्यूट भी उस पोजीशन के क्या क्या है सब पे एम्फेसाइज होता है, ना कि सिर्फ पे ग्रेड पे। गिव्स मोर ट्रांसपेरेंसी एंड एडेड ट्रस्ट इन मैनेजमेंट। ये जो ब्रॉड बैंडिंग है ये आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। ये एक मॉडर्न जॉब ग्रेडिंग system है rather than traditional job grading system. Okay, next question number 26, which of the following is true about Henry Fayol? Henry Fayol के बारे में क्या क्या चीजें सही है? 14th principle of management absolutely correct. He grouped management element into 5 functions, बिल्कुल सही है. 6 qualities of an effective manager, बिल्कुल एक effective manager की 6 quality भी हेनरी फायोल ने बताया था। जैसे कि कौन कौन सी फिजिकल क्वालिटी होनी चाहिए, मेंटल क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मोरल क्वालिटी, एजुकेशन होने पास चाहिए उसके पास, फिर टेक्निकल क्वालिटीज एंड देन एक्सपीरियंस। ये 6 क्वालिटी के बारे में बताए थे हेनरी फायोल ने। उन्होंने एक बुक भी लिखा था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। किस ईयर में लिखा था ये भी याद रखिए। कभी कभी जो फेमस बुक्स है वो किस ईयर में लिखे गए हैं ये भी आपसे एग्जाम वो है जो बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता हो। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। राइट, सो हेनरी फायल का कंट्रीब्यूशन आपको पूरा याद रखने की कोशिश करना है। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप याद रखिए, और उसके बाद फिर क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव मैनेजर्स याद रखिए, और जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है POCCC उन्होंने दिया था, इसको भी पूरा याद रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल रिजल्ट्स इन टू। अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है, व्हाट डज दिस मीन? स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब अगर कोई मैनेजर है वो इफेक्टिवली, द वर्ड हियर व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज इफेक्टिवली, वो इफेक्टिवली कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है इफेक्टिवली, कि सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करें। तो अगर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा
So this is wide span of control कि एक मैनेजर जो है वो काफी लोगों को सुपरवाइज कर रहा है. नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या हो जाएगा, एक मैनेजर कम ही लोगों को सुपरवाइज करेगा. ठीक है, दिस इज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल. इट रिजल्ट्स इनटू टॉल स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर, मैकेनिकल स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ इट. तो यहाँ से ही पता चल जा रहा है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो टॉल होता चला जाएगा, और अगर वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन फ्लैटर होता चला जाएगा. समझ में आ रहा है ये डायग्राम से? या डायग्राम से जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जो लेवल्स है ऑर्गेनाइजेशन में, वहां से आप देख रहे हो अगर एक पर्सन एक या दो लोगों को ही बस सुपरवाइज कर रहा है तो जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो काफी लंबी हो जाएगी. ओके, यस. यहाँ पे मैंने स्पैन ऑफ कंट्रोल का थोड़ा नोट्स पे ऐड कर दिया है, कोई कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाएगा. व्हेन द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज नैरो, मैनेजर हैज ओनली अ फ्यू वर्कर टू सुपरवाइज. और अगर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा तो जो काम होगा वो काम ऐसा होगा कि बार बार मैनेजर को इंटरवीन करने की जरूरत होगी, काम कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा, नॉन रिकरिंग होगा, राइट. और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में जो भी काम होगा वर्कर्स का वो काफी सिंपल सा होगा, उसमें जो दिक्कतें आती होंगी वो काफी कम आती होंगी कि मैनेजर को बार बार इंटरवीन ना करना पड़े. ओके, क्लियर है? क्रॉस A narrow span of control provides better communication. अच्छा communication होता है narrow span of control में. Just remember these diagrams in your head as well. That also helps and gives better control. Managers को better control देता है over specific employees. दो ही employee को supervise करना है तो better control रहेगा. Also supervising fewer employees does not overstress the manager, which allows manager to function efficiently. Cons क्या होता है? More managers are needed to supervise the same number of people, which increases the cost of operation of business. है ना, यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी. स्पैन ऑफ कंट्रोल टेंड्स टू डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन स्मॉलर डिपार्टमेंट. ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा छोटे डिपार्टमेंट हो जाता है, क्रिएटिंग एडिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट. है ना, बहुत बार मैसेजेस भेजने पड़ते हैं, बहुत बार मैसेजेस बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लो करना पड़ता है और कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आता है बिटवीन डिपार्टमेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 28. Which approach emerged from the findings of Hawthorne experiment? Hawthorne experiment से obviously बहुत easy question है. Human relation approach, human behavior approach और human relation approach में confusion नहीं होना चाहिए. Human relation approach Hawthorne experiment होता है. Human behavior फिर further Maslow law और ERG theory and all उस पर आ जाता है. ठीक है. Next question number 29. Sequence the following steps of organizing process. Organizing process जो प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग. तो उसमें उसका आपको सीक्वेंस बताना है. यस, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम, मेन काम करते हैं वो होता है डेलीगेशन. और डेलीगेशन से पहले क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज कंसिस्टेंट विथ इट्स ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग प्रोसेस में हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया था, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया था, अल्टरनेटिव डिसाइड कर लिए थे. अब हम क्या करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज है उसको क्लासिफाई करेंगे. हमें देखा था भाई 10% प्रॉफिट ही करना है. अब 10% प्रॉफिट करने के लिए हम न्यू एरिया में एंटर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या नई नई एक्टिविटीज होंगी, एक्टिविटीज 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3. इस तरह से सबसे पहले हम एक्टिविटीज को क्लासिफाई करेंगे. उसके बाद एक्टिविटी को क्लासिफाई करके हम ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश करेंगे कि अगर न्यू मार्केट में एंटर करना है 10% प्रॉफिट के लिए, रेफरिंग टू प्रीवियस एग्जांपल 10% प्रॉफिट के लिए, तो एक्टिविटी 1 में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, एक्टिविटी 2 में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, एक्टिविटी 3 में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा. ठीक है, जो भी हो सकता है कि न्यू आउटलेट्स ओपन करने पड़े, कुछ सेल्स पर्सन को रिक्रूट करना पड़े और फिर कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़े, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. उसके बाद यस, डेलीगेटिंग द अथॉरिटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एक्टिविटीज. अब हमें सेल्स पर्सन रिक्रूट करना है तो हम एचआर पर्सन को बोल देंगे. आउटलेट ओपन करनी है तो कॉन्ट्रैक्टर को बोल देंगे. तो इस तरीके से हम जो अथॉरिटी है उसको हम डेलीगेट करते हैं और उसके बाद फिर फॉर्मिंग सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव. So this is the first one, this is the second one, this is the third one, and this is the last one. So these are the 4 steps of organizing process. Point number C.
Last question for the day. Which of the following is not associated with Max Weber? Max Weber से क्या associated है? Bureaucracy. Bureaucracy. तो bureaucracy के जो elements होंगे वो हमें देखना है. Max Weber के साथ actually हुआ क्या था? वो यूरोप से थे. तो यूरोप में क्या हुआ कि बिल्कुल मैक्स वेबर कब आए थे? अराउंड 1800. अराउंड 1800 तो उन्होंने देखा कि यूरोप में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ना वहाँ पे कोई फैमिली लाइक बिजनेस चल रहा है और एम्प्लॉइज जिस भी सुपरवाइजर्स इनफैक्ट जिस एम्प्लॉइज को पसंद कर रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स को तो ही डिसलाइक दिस आइडिया और उन्होंने सोचा कि कोई फॉर्मल सा रूल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें कि लोगों का रिक्रूटमेंट इम्पर्सनल हो और एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्पेसिफिक रूल होना चाहिए. तो वहां से उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत की. ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है? मेरिट बेस्ड प्रमोशन होता है. बिल्कुल सही है, मेरिट बेस्ड प्रमोशन होना चाहिए, ना कि आपके रिलेटिव का प्रमोशन कर दो. और चेन ऑफ कमांड की भी बात की थी उन्होंने. एक चेन ऑफ कमांड होना चाहिए जो कि सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर है सभी एक चेन ऑफ कमांड से बंधे हुए हो. उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए. जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के वो एज पर दी एक्सपर्टीज, एज पर दी डिपार्टमेंट बिल्कुल अच्छे से डिवाइड होना चाहिए. लेकिन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ ऐसा बताया नहीं था. एलिमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की आता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, कॉम्पिटेंस आता है कि कॉम्पिटेंस पे आप फोकस करो, नॉट हु यू नो, इस पे फोकस नहीं करो. रिकॉर्ड पे फोकस करो कि देयर शुड बी सम प्रॉपर रिकॉर्ड्स फॉर एवरीथिंग. मेंटेन करना है फाइल्स, रजिस्टर सारी एक्टिविटीज के लिए. ये सारा ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट है बट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का ब्यूरोक्रेसी से रिलेशन नहीं है. सो आवर आंसर विल बी दिस वन. ओके, yeah, so with this I'll be ending the session today. I hope ये session आपको पसंद आएगा. There will be 70 more questions which will be discussed in upcoming 2 more sessions. अगर आपका कोई query हो, कोई doubt रह गया हो, कोई suggestion हो तो वो सारा आप या तो अभी कमेंट कर सकते हैं या फिर ट्यूटलीज एकेडमी के चैट एप्लीकेशन पे भी कमेंट कर सकते हैं. एंड वी विल बी वेलकमिंग योर इनपुट. And with this, I'll be winding up the session today. Thank you all for your time. Thank you.